तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों एएलपी टेक्नीशियन के लिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए साइंस करा रहा था, जिसमें दोस्तों केमिस्ट्री के 1000 क्वेश्चन और फिजिक्स के 1000 क्वेश्चन और आपके दोस्तों बायो की भी 1000 क्वेश्चन, मतलब टोटल लगभग आपके 3000 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, जिसकी दोस्तों ये आज क्लास 4 है। आप लोग पीछे क्लास नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का स्टार्ट करते हैं। आपका फिजिक्स का दोस्तों 90वां नंबर क्वेश्चन क्या है, तो चलिए आपकी स्क्रीन पर ये आंसर पता है तो साथ में कमेंट कर चलिएगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? अगर वस्तु की मात्रा बदल दें तो क्या अपरिवर्तित रहता है? दोस्तों ये आपका क्वेश्चन कल की क्लास में हो गया था, लेकिन मैंने सोचा चलिए आपको फिर से बता देते हैं। तो ये आपका क्या दोस्तों जो है वस्तु की मात्रा बदलने पर जो है वो क्या अपरिवर्तित रहता है? आपका घनत्व जो है आपका अपरिवर्तित रहता है अगर मात्रा बदल देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो आपको पता है न्यूटन की गति के 3 नियम दिए हैं। तो इसमें पूछ रहा है जो आपका जो है तैरना जो है न्यूटन की किस गति के नियम के कारण संभव है? तो तैरना जो आपका तृतीय नियम, क्या दोस्तों तृतीय नियम है जो न्यूटन ने दिया था, उसी के चलते दोस्तों ये है कि तैरना जो है न्यूटन की गति के तीसरे नियम के संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी वेक्टर राशि नहीं है। तो इनमें से कौन सी आपको बताना है आपकी वेक्टर राशि नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा नहीं है। आंसर पता है तो कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए वेग आपकी एक वेक्टर राशि है, तो यहाँ पर नहीं है ये बताना है आपको। विस्थापन भी आपकी वेक्टर राशि है और आपका बल भी वेक्टर राशि है, लेकिन जो आयतन है आपका ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। क्या दोस्तों स्केलर क्वांटिटी है। तो चलिए सदिश राशि क्या होती है? जिसमें दोस्तों परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, परिमाण और दिशा की। लेकिन जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें आपका देखिए परिमाण, इसमें देखिए परिमाण होगा सिर्फ आपका, लेकिन इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होगी आयतन में। चलिए अगला क्वेश्चन, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम आपका क्या मापता है? तो एंगस्ट्रॉम की बात करें तो ये आपका देखिए तरंग दैर्घ्य मापने में आपका क्वेश्चन बनेगा कि तरंग दैर्घ्य को किस में मापते हैं? तो आप एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। किसमें? एंगस्ट्रॉम में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर जो है पिघला दिया था? तो कौन से जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम जो है बर्फ को टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो ये आपके कौन थे? डेवी साहब थे। कौन दोस्तों? डेवी साहब थे, जिन्होंने जो है बर्फ के टुकड़ों को पिघलाकर आपस में घिसकर पिघला दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। तो देखिए ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा जिसे कार्य में बदला जाता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो ये किसने दिया था? तो ये आपका किसने दिया था? एक क्वेश्चन क्या आपका कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा जिसे कार्य में बदला जा सकता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण किसने दिया था? तो ये आपका दिया था, किसने दिया था? रामफोर्ड ने। किसने? तो रामफोर्ड ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? अगर कोई लोहे की सुई है पानी में तैरती है तो ये आपका देखिए कौन सा नियम कहता है? तो ये आपका देखिए पृष्ठ तनाव। क्या दोस्तों? पृष्ठ तनाव के कारण जो है ये लोहे की सुई पानी में तैरती है, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? तो यहाँ पर देखिए घनत्व डेंसिटी की बात की तो सबसे कम किसका है? तो ये आपका किसका? पेट्रोल का। पेट्रोल की डेंसिटी बहुत ही कम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर किसके वाट के बराबर होता है? कितने वाट के बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर आपका कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। तो ये आपका कौन सा आंसर? सी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 746 वाट के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बर्नौली प्रमेय आधारित है। तो देखिए प्रमेय आधारित है, किस पर आधारित है? तो ये आपका देखिए ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। किसमें दोस्तों? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है बर्नौली प्रमेय। चलिए, बर्फ पर दबाव बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? तो अगर बर्फ पर आप दबाव बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक क्या होगा? तो देखिए उसका गलनांक जो है घट जाएगा। अगर किसी बर्फ पर आप दबाव लगाएंगे या प्रेशर लगाएंगे तो उसका गलनांक जो है एक घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो देखिए सामान्य तापक्रम की बात करें मनुष्य के शरीर का, तो शरीर का जो मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। दोस्तों यहाँ पर डिग्री लिखा है लेकिन डिग्री नहीं होता है, उसका फ़ारेनहाइट में होता है। क्या दोस्तों? फ़ारेनहाइट 98.6 फ़ारेनहाइट। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किसी मनुष्य के शरीर का तापमान तो 98.6
अगर डिग्री में आपका पूछता है तो कितना हो जाएगा, 37 डिग्री के लगभग में। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक आपका कौन सा है? तो देखिए ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है आपका, ऊष्मा का पूछा तो ये आपका चांदी हो जाएगा। क्या दोस्तों, चांदी जो है, ये चांदी सबसे ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। और दोस्तों ये विद्युत का भी सबसे अच्छा चालक है, सुचालक है। कौन सा? चांदी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्मा धारिता अधिक है? ऊष्मा धारिता की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसकी अधिक है? तो ये आपकी देखिए जल की सबसे ज़्यादा है, जो ऊष्मा धारिता सबसे अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? तो निम्नलिखित किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? तो किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? तो ये आपका जो है भाप के द्वारा। भाप जो है, अगर भाप के आगे हाथ कर देंगे तो आपका हाथ बहुत ही जल्दी जल जाएगा। जितना देर अगर आग में करेंगे तो आपका उतना जल्दी नहीं जलेगा, लेकिन जो भाप है इसमें बहुत ही जल्दी आपका हाथ जल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कौन करता है? भाप। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा की बात करिए तो सबसे ज़्यादा आपका ये होता है जल में। किसमें दोस्तों? विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे ज़्यादा जल में होता है। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक। तो ये दोबारा क्वेश्चन आ गया। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा? आपका चांदी है। चलिए इसको छोड़ते हैं, अगला देखते हैं, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो आणविक संगठन के द्वारा जो ऊष्मा का जो संप्रेषण है ये आपका क्या कहलाता है? संवहन। आंसर आप साथ साथ कमेंट करते चलिएगा, अगर पता है तो आपको, नहीं तो अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या, संवहन। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? यहाँ पर देखिए द्रव है आपके, तो यहाँ पर बताना ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक। तो यहाँ पर ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा? पारा है। क्या दोस्तों? Hg जो है, मरकरी जो आपका ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। चलिए, ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। तो ठोस से द्रव में जो पदार्थ की अवस्था है उससे परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उसे परिवर्तन को कहते हैं क्या दोस्तों? गलन। क्या दोस्तों? गलन कहते हैं। जो ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था हो जाती है तो उसे गलन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठोस से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कपूर से देखिए आप जलाएंगे तो वाष्प बनकर उड़ जाएगी, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया। क्या दोस्तों? ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया। ये अभिक्रियाएं भी आपकी परीक्षा में पूछे जाती हैं, तो यह कौन सी? ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब क्वथनांक से पूर्व, जमने से पूर्व जो आपका वाष्प में बदल जाए तो वो, मतलब क्वथनांक जो होता है हाईएस्ट पॉइंट होता है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका देखिए वाष्पीकरण। क्या उस प्रक्रिया को कहते हैं? वाष्पीकरण। क्या दोस्तों? वाष्पीकरण कहते हैं। चलिए, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। तो ऊष्मागतिकी से प्रथम नियम से संरक्षित क्या होता है? तो ये आपका होता है ऊर्जा। क्या? ऊर्जा संरक्षित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी स्थान के तापक्रम में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है? मतलब तापमान में वृद्धि धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, सहसा एक जैसी तो है इसमें वृद्धि होती है, तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होगी? तो उसकी आर्द्रता की बात करें तो ये हो जाएगी, उसकी आर्द्रता बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे तापमान में बढ़ता है वैसे आर्द्रता भी बढ़ती जाएगी। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि तरंगों की प्रकृति आपकी कैसी होती है? तो ये होती है आपकी कैसी? अनुदैर्ध्य प्रकृति। क्या दोस्तों? आपकी ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है, लेकिन देखिए ध्वनि तरंगे आपकी इस तरह से ट्रेवल करती हैं, और जो आपकी ये क्या कहते हैं प्रकाश की तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं, तो इसको याद रखिएगा। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा आपकी किसमें होती है? निर्वात में। क्या दोस्तों? इस्पात में। क्या होती है? इस्पात में होती है, लेकिन ध्वनि जो आपकी निर्वात में ट्रैवल नहीं कर सकती है। कहाँ पर दोस्तों? वैक्यूम में जो है ध्वनि आपकी ट्रैवल नहीं कर सकती है, लेकिन आपकी प्रकाश की चाल है जो वैक्यूम में सबसे तेज होती है। ये क्वेश्चन आपका बनता है, प्रकाश की चाल सबसे कहाँ तेज होती है? तो वैक्यूम में, लेकिन ध्वनि की चाल जो है वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती है। ध्वनि को किसी की माध्यम की आवश्यकता होगी, किसी मीडियम की, तभी ध्वनि चल पाएगी। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों तरंगों में घटित नहीं होती है? तो कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और दोनों में घटित नहीं होती है? तो कौन सी प्रक्रिया है? तो ये आपकी है देखिए ध्रुवण। क्या दोस्तों? ध्रुवण प्रक्रिया जो आपकी प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो ध्वनि तरंगे की बात करें तो किसके द्वारा प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो ये आपकी करती हैं किसके द्वारा? ये परावर्तन के कारण। किसके द्वारा? परावर्तन के कारण जो है ये प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। तो समस्वरण स्टेशन जो है आपका किसका उदाहरण है? तो ये आपका है अनुनाद का। क्या दोस्तों? अनुनाद
क्या उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका डॉपलर प्रभाव संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए डॉपलर प्रभाव ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डॉपलर प्रभाव आपका ध्वनि से संबंधित है। किससे दोस्तों? ध्वनि से डॉपलर का प्रभाव संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सी तरंगें हैं जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती, मतलब वहाँ पर अगर वह कुछ नहीं है, वैक्यूम है, मतलब जीरो है, तो कौन सी तरंगें नहीं हो सकती? तो आपका देखिए ध्वनि तरंगें जो है वैक्यूम में नहीं संचरण वाले नहीं जा सकती हैं, और प्रकाश किरणें आपकी जा सकती हैं। चलिए ये आपके दोस्तों 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन आपके समाप्त हो चुके फिजिक्स के। तो चलिए दोस्तों डेली आप क्लास लेते रहिए, आपका जल्दी 1000 क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे फिजिक्स से। उसका केमिस्ट्री की भी क्लास लीजिए, उसकी भी 1000 आपके, और बायो की भी आपके 1000 क्वेश्चन जल्दी समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों डेली आप 3 क्लासें होती हैं, तो डेली क्लास लेती जाइए और अपना स्कोर भी कमेंट करते जाइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।